जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जाति जनगणना कब होगी, तारीख तय हो गई है। 1 मार्च 2027 से यह प्रक्रिया शुरू होनी है और 3 साल में इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करने की बात कही जा रही है। साल 2011 में जब जाति जनगणना की कोशिश की गई थी, तब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। तब देश में 38 लाख जातियों और उपजातियों का आंकड़ा सामने आया था। इसी तरीके से जब 1931 में जनगणना हुई थी, तब ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% दर्ज की गई थी, जिसके हिसाब से बाद में उन्हें 27% रिजर्वेशन मिला। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओबीसी जनगणना के बाद भारत में धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या मंडल की राजनीति का दौर खत्म होने का वक्त आ गया है? सॉरी, पैच। क्या देश में कमंडल की राजनीति का दौर खत्म होने का समय आ गया है और एक बार फिर से आने वाले दिनों में क्या मंडल की राजनीति की तूती बोलेगी? इन तमाम मसलों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। सतीश जी, जातीय जनगणना की तारीख तय हो गई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अब एक पूरा एक उत्साह बन गया है देश भर में ओबीसी के बीच में। दास साहब, आज मंडल कमंडल के दबाव में है और इस देश में अगर जातीय जनगणना होती है तो निश्चित रूप से ये समय बताएगा कि मंडल इस कमंडल के दबाव से कितना निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा। देखिए, धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर दे। ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, तमाम देश के लोग जानते हैं, अगड़े भी जानते हैं, पिछड़े भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है। ऐसे में इस बात की प्रबल आशंकाएं हैं कि 2025 में जो सरकार जो कह रही है, मुझे कम उम्मीद लगती है कि 27 में इस देश की जनता जातीय जनगणना के आंकड़े शायद ही पेश करे। कुछ सवाल है, कुछ आशंकाएं। सवाल नंबर 1, सरकार ने कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, जो 4 राज्य होंगे, वहां अक्टूबर में आप जनगणना शुरू करेंगे। मुझे ये बताइए कि कोई भी प्लानिंग करने वाला जब वहां घनघोर ठंड होगी, उस घनघोर ठंड में जाकर के आप आंकड़े जुटाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार ये मान के चल गई है, क्योंकि इस देश में जातीय जनगणना हो चुकी, 2011 में जातीय जनगणना हुई और उन्हीं संस्थाओं ने बाकायदा वो जनगणना करी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर ऊपर सवाल उठाया, उसमें कुछ खामियां गिनाई। निश्चित रूप से कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, संगठन के लोग सरकारों के पास जाएंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि चूंकि वो समय गलत था, सरकार ने गलत निर्णय ले दिया। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जानबूझ करके इसमें रुकावट डालना चाहती है। और उम्मीद जो इस देश के लोग कर सकते हैं कि जब इस देश की जातीय जनगणना के 100 साल पूरे होंगे, शायद इस देश के, भारत के लोग 2031 तक ही आंकड़े ले पाएंगे। देखो, 2-3 चीजें बताइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हैं, 27 में आखिर बीजेपी को क्या मिलने वाला? आपने महिला आरक्षण बिल भी पास किया, उसकी डेट भी आपने 27 रखी। 27 में ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की संपूर्ण राजनीति उत्तर प्रदेश के आसपास ही है, क्योंकि वो उसकी लेबोरेटरी है ना धर्म की राजनीति की। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां चुनाव है और वो मार्च में ही चुनाव है, फरवरी मार्च में चुनाव होंगे, तो ऐसे में सरकार, मुझे नहीं लगता कि जिस राज्य में चुनाव होंगे, सरकार कहीं ना कहीं बहानेबाजी करेगी, उसको कहेगी कि ऐसा हो नहीं सकता, चुनाव आयोग निकल करके आएगा, तमाम लोग सवाल उठाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि छलावा है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि अगर भारत में जातीय जनगणना हो भी जाए, तो निश्चित रूप से बीजेपी भी ये जानती है कि देखिए, 1857 इस देश में पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी की लड़ाई में ये देश आजाद हुआ। अगर भारत में जातीय जनगणना के आंकड़े भारत सरकार को मिलते हैं, ये तीसरी आजादी, ये सामाजिक आजादी, ये सामाजिक क्रांति की लड़ाई भारत में शुरुआत होगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वर्ग जो आज तक कहीं ना कहीं सरकारों के ग्रिप में है, उनके संसाधनों को दूर किया गया। ये भी एक दुर्भाग्य है कि भारत की 90% आबादी आज भी मूलभूत जो उसके संसाधन है उनसे दूर है। 80% संसाधनों के ऊपर इस देश के 10% जो ऊंची जाति के लोग बाग आते हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण है पर तमाम संस्थानों के ऊपर, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई चाल करेंगे या लोगों को बंटवारा देंगे। जी तो सर, इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जैसे ओबीसी को पता है कि वो देश की सबसे बड़ी आबादी है और ये आंकड़े सामने भी आ चुके हैं कि ओबीसी 50% से ज्यादा है। ऐसे में नया क्या कर देगी जातीय जनगणना, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब
जो कमंडल की राजनीति है उस पर हावी हो जाएगी मंडल की राजनीति, और धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं देखो, आप देखिए 1931 से पहले इस देश का माहौल जानिए। जी साइमन कमीशन आए, बाकायदा उनको एनालिसिस करना था, बाकायदा उसका गोलमेज सम्मेलन का भी एक है। उनको अलग अलग जातियों की, अलग अलग लोगों की, भारतीय समाज में कौन लोगों की क्या स्थिति है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तब के तत्कालिक लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने वाले कौन लोग थे? उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ कहीं ना कहीं एक माहौल बना, और 1931 की जातीय जनगणना को आधार मान करके मैं आपके अंदर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि वहां जी पिछड़ों की संख्या कम मालूम है क्यों है? क्योंकि आज भारत, अंग्रेजों का ये मानना था, उस समय के लोगों का ये मानना था कि मुस्लिम के अंदर जातिवाद नहीं है, तो इसलिए मुस्लिमों की आबादी को एक अलग करके नापा गया। और बाकायदा अगर आज आप देखेंगे तो भारत में पिछड़ों की जाति में 36 जातियां मुस्लिम की लगभग 90% आबादी पिछड़े वर्ग में आती है। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले होंगे। सरकारों के ऊपर दबाव डालेंगे, सरकारों की जो एक रणनीति होगी उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, भारत का नवनिर्माण होगा, भारत का एक सामाजिक, एक आर्थिक ढांचा में परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब लोग अपनी जाति को जानेंगे, अपने संसाधनों को जानेंगे, तो निश्चित रूप से, चूंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, अलग अलग सूचनाओं का प्रसार आप बहुत रोक नहीं सकते। तमाम लोग सवाल पूछेंगे, सरकारों से सवाल पूछेंगे, सरकारों के ऊपर दबाव आएगा, संसाधनों में बंटवारा कहीं ना कहीं सरकारों को देना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकारें, मेरे हिसाब से सरकारें बढ़ना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी अगला चुनाव 29 तक लड़ने की उनकी पूरी उम्मीद है, लड़ेंगे भी, लेकिन वो चाहेंगे कि शायद 29 के बाद बीजेपी कैसा करेगी, कांग्रेस कैसा करेगी, ये आंकड़े मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो 31 तक ही लेकर के जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, आज कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की जो एजेंडा है उनके एजेंडे में, लेकिन 11 में जब आपने जनगणना कराई थी तो उसके आंकड़े, आपने खामियां आप ही नहीं बताई ना। जो सरकार जातीय जनगणना करा रही थी वही उसके अंदर खामियां गिना रही थी। और वो विपक्ष में बैठे हुए लोग, जेटली साहब ने क्या कहा कि अगर हम जैसी सत्ता में आएंगे जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है तो उसने जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर नहीं किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए, एक समय है, कहीं ना कहीं इस देश का जो बहुजन है, इस देश का जो पिछड़ा है, इस देश का जो दलित है, उसको अपनी इस लड़ाई को खुद नहीं करना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई, तीसरी आजादी की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई उसकी जारी रहनी चाहिए। सरकारों के ऊपर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक सरकार बाकायदा आंकड़े डिक्लेयर न कर दे। जी तो सर, क्या डर का माहौल है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में, इसीलिए लगातार एक चुनाव और टालने की कोशिश की गई है पूरी, जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि जेटली साहब ने कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो आंकड़े जारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या डर है एक कि इससे बहुत चीजें बदल सकती है? देखिए, देखिए सुनिए, ये एक कहीं ना कहीं भारत के जन्म, देखिए भारत में जातिवाद है, भारत की हर व्यवस्था में जातिवाद है। भारत के पिछड़ा होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं भारत में जातिवाद है, सरकारों में जातिवाद है, तमाम संस्थानों में जातिवाद है, तमाम व्यवस्थाओं के अंदर जातिवाद है। अगर सरकार का कैबिनेट देखते हैं वहां आपको जातिवाद दिखाई देता है। सरकार की अगर कैबिनेट देखते हैं उसमें सेक्रेटरी देखते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी देखते हैं, उसके काम करने वाले लोग हैं, वहां जातिवाद देखते हैं। अगर योगी जी की काम करने की छात्र देखते हैं तो उसकी अपनी जाति का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये चीजें हैं, सरकारें जानती हैं। और जो लोग लंबे समय तक संसाधनों के ऊपर कब्जा करके रखते हैं वो सरकारों के ऊपर दबाव डालेंगे, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर वो ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें बहुत आसानी से नहीं देने वाली, लेकिन मेरा कहना यह है कि तमाम बहुजनों के लीडर्स, जो पिछड़े वर्ग के लीडर हैं, जो दलितों के लीडर हैं, उनका एकमात्र एजेंडा यही होना चाहिए कि सरकार जब तक जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर नहीं करती, उनको सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उसी रफ्तार के साथ रखना चाहिए। एक तीसरी आजादी जो इस देश में एक नई क्रांति ला सकती है, एक आवाज बना सकते हैं तमाम दक्षिण। और एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, देखिए खेल कहां से खराब है? खेल यहां से खराब है कि सरकार ने नया लोकसभा भी बनाया, और वो ऐसे समय में बनाया जब सरकार के ऊपर जो विस्तार कार्यक्रम था उसको लेकर के कोरोना काल में तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे कि इतना बड़ा पैसा सरकार आखिर क्यों खर्च कर रही है। सरकार ने कहा कि हमको एक नया लोकसभा इसलिए चाहिए कि अब भारत में लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। कहीं ना कहीं 27 ये डेट इसलिए भी रखी गई है कि अगर उससे पहले पुनर्निर्धारण करना पड़ा
तो निश्चित रूप से सरकारों के ऊपर दबाव डलेगा। तमाम लोग पूछेंगे कि हमारी व्यवस्था कितनी थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का आंकड़ा कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो भारत का जनमानस बदलेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं लोग ये जो सोचते हैं कि इस देश का जो दलित है, इस देश का पिछड़ा अगर आगे बढ़ेगा तो भारत पीछे आएगा। भारत तब तक विकसित व्यवस्था नहीं बन सकती जब तक भारत में जो समानता, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको क्या रखना पड़ेगा, जब तक सामाजिक समानता ना हो, जब तक आर्थिक समानता ना हो, जब तक शैक्षिक समानता ना हो, और ये तीनों चीजें तभी आ सकती है जब सरकार के पास एक साइंटिफिक डाटा हो, उसकी रणनीति बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जातिवादी लोग इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और जो बहुजनों के लोग हैं जिनका हक आज तक मारा गया, वो एक उम्मीद करेंगे कि सरकार ऐसा कुछ करे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो जातीय जनगणना कब से होगी, तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 साल में कहा जा रहा है कि आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन इस बीच में जिन 4 पहाड़ी राज्यों में की तारीखों को लेकर अलग से तय किया गया है कि वो कब होगी, जिसको लेकर सतीश जी सवाल उठा रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। असल में जो चीजें दिखती हैं, सरकार के जो फैसले होते हैं, वो जिस तरीके से आम जनता को दिखते हैं वैसा होता नहीं है। बहुत चीजें सरकार के भीतर चल रही होगी, बहुत तरह की राजनीति, गुणागणित, तमाम पार्टियां अपने अपने कर रहे होंगे कि किस तरीके से जब जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उसका उपयोग हम करेंगे अपने पक्ष में। फिलहाल एक बड़ी खबर तो है ही कि जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब देखना यह होगा कि जब जैसे जैसे ये जातीय जनगणना का काम शुरू होता है, क्या क्या बातें सामने आती हैं, किस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, जनता के बीच से क्या सवाल उठते हैं, सरकारों के बीच से क्या कहा जाता है, ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगा। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। तो देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमारी मदद भी करिए। जय हिंद।